और मैं चाहता हूं 2 कुर्सियां मंच पर भेज दें, 2 कुर्सी। हाँ हाँ। जिस विराट व्यक्तित्व को सुनने के लिए आप ही क्या हम सब लोग उपस्थित हैं। बहुत बार मैसेज मुझे मिले, बहुत बार मैसेज भेजे कि पवार जी आ रहे हैं, इस क्षेत्र का सौभाग्य मैं है। आ गया, तुम बैठो। भैया माइक सेट कराओ। ये मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। डॉक्टर साहब मैं एक श्री शेर त्यागी पढ़ूंगा, जी, एक शेर पढ़ूंगा जी आपके जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। परम श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी के सम्मान में मैं गालिब का महान शेर पढ़ रहा हूं। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, चमन में दीदावर पैदा। एक अभिषक्त आदमी को कितना सम्मान मिल रहा है। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। मेरे घुटने में चोट है, इसलिए बैठने की अनुमति आपसे चाहता हूं कि आप तालियों से बजाकर मेरी बैठने की अनुमति मुझे दे। माइक तो बढ़िया बता दिया, पेमेंट बढ़ा देगा। मैं विकास विजय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्रद्धेय त्यागी जी पीछे बैठे हैं और ये कड़कड़ी महोत्सव की जो आयोजन समिति है, उस पूरी समिति को मेरे सैल्यूट। मैं घूमता रहता हूं दुनिया भर में, लेकिन किसी ग्रामीण अंचल में इतना श्रेष्ठ आयोजन मैंने पिछले जीवन के 50 सालों में पहली बार देखा है। मैं 50 सालों से घूम रहा हूं कब सम्मेलनों में। हापुड़ भी आता था मैं काफ़ी, जब जैन समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मैं इतनी बार आया कि वो फिर आगे बुलाने लायक नहीं बचे। वाह। मैं विकास को मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना और इसने इतनी जिद की, इतनी जिद की, इतनी जिद की। आज मैं सोचता हूं मैं इसकी बात नहीं मानता तो मैं जीवन में बड़ी भूल करता। जिस मन से आप पीछे के लोग आगे आ जाएं। आचार्य जी ने मुझे खुद फोन पे मुझसे कहा है अभी कि मैं जाम से निकल गया हूं, मुझे 15 से 20 मिनट और लगेंगे, तब तक मैं आपको कविता सुनाता हूं। पीछे के लोग आगे आ जाएं। मेरी इतनी तारीफ हुई है, मुझे बैठे बैठे लग रहा था कि मैं राहुल गांधी तो नहीं हो गया हूं। आदेश त्यागी जी शायद इधर दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे। विदनेश त्यागी जी भी नहीं दिख रहे। हमारे प्रेस प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी भी नहीं दिख रहे। हो सकता है वो आचार्य जी को लेने गढ़ तक चले गए हों। आइए सब लोग बैठ जाएं। जो पीछे लोग बैठे हैं अभी भी, एक सिख भाई हैं हमारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपकी पगड़ी तो मेरे लिए गुरुद्वारा जैसी है, आ जाएं, कृपया आगे आ जाएं। इतनी तारीफ मेरी हो गई है। डॉक्टर विदनेश हमारे विश्वविद्यालय के साहित्यिक सांस्कृतिक समिति के चेयरमैन रहे हैं, हमने उनके साथ काम किया है। मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर। ये एक साहित्यिक अनुष्ठान है, इसको त्यागियों का सम्मेलन मत बनाइए। वाह, बिल्कुल। अगर संस्कार देना चाहते हो, भारत की जनता को संस्कार सिखाना चाहते हो, संस्कृति सिखाना चाहते हो, परंपरा सिखाना चाहते हो, तो किसी भी कार्यक्रम को किसी जाति का नाम मत दो। बिल्कुल निश्चित। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं भगवान से भी कह सकता हूं कि हे नीले आकाश, तू अपने चांद और तारों पर बहुत घमंड मत कर। हमने तुझे दुष्यंत जैसा कवि देकर तेरे सारे दिए हुए दान फीके कर दिए। और मुझे याद नहीं आ रहा, भारत की पहली सरकार के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे, त्यागी जी थे वो, उनका नाम ओम प्रकाश त्यागी था या कोई महावीर त्यागी से।
अगर आप भारत जानना चाहते हैं तो महावीर त्यागी जी की एक पुस्तक है आजादी के आंसू, उसको पढ़ लेना। हर पन्ने में आप 25 बार रोएंगे। ऐसी किताब मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ी जो भारत की दशा पर इस तरह से लिख सकती हो। वो भी आप ही के कुल के एक बेटे थे जिन्होंने ईमानदारी का सर्वोच्च उदाहरण पेश किया नेहरू जी के सामने, और झुकने से मना कर दिया, उनकी सरकार के नियम मानने से मना कर दिया और मंत्रालय छोड़ दिया। यूं तो दुष्यंत जी आपकी आलोक जी हैं, आलोक जी उनके पुत्र यहाँ हैं, उनका होना भी, किसी भी समारोह में इतने लोगों का, हर एक व्यक्ति एक संस्थान है। प्रदीप त्यागी जी बैठे हैं, रासना में एक बड़ा कवि सम्मेलन कराते हैं जिसमें 3-4 हजार लोग आकर के कविताएं सुनते हैं। विजय लक्ष्मी मेरी छोटी बहन है, हेमा भी छोटी बहन है, इनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा, बहुत दिन बाद मिल गई तो मेरे लिए तो विकास तो चिंता मत कर, मुझे जो पेमेंट तुम दे नहीं सकते वो पेमेंट ये हो गया कि मैं छोटी बहन से मिल गया। इनके साथ एक मेरी भी मुबोली बहन पढ़ती थी, साथी थी, ये दोनों दोस्त थी आपस में। अब बैठ जाइए, सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बैठ जाए। देखिए बहुत अच्छा सुना है आपने, सब कवियों ने पढ़ा बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। ताली बजाते बजाते आप थक गए, हंसते हंसते आप थक गए, सुनते सुनते आप थक गए। जिस कवि का नंबर सबसे बाद में आता है उसका संकट समझते हो? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? सबने देखा होगा। समझना मेरी हालत क्या है। कोल्हू में गन्ना डालते हैं एक बार, फिर पीछे से उठा के दोबारा डाल देते हैं, कई बार तो तिवारा भी डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल सकता है क्या? वाह वाह, मैं नींबू फंसा के कोशिश कर रहा हूं। वाह वाह, नींबू से काम नहीं चलेगा तो ये कब काम आएगा? बहुत प्यारा। हमारे सब जो मुझसे छोटे हैं वो यहाँ आके बैठ सकते हैं कुर्सी लेकर। हम थोड़ी देर कविता पढ़ते हैं जब तक श्रद्धेय आचार्य जी आएंगे, फिर आचार्य जी का प्रवचन सुनेंगे और सबका सम्मान होगा। मुझे भी जो काम सौंपेंगे मैं उसमें शामिल होऊंगा, स्टूडियो में कविता सुनाता हूँ आपको। मुझे समझने के लिए बस आधी मिनट की मेरी बात सुन लो। मैं एक बात और कहता हूं, कविताएं कांग्रेस नहीं होती, कविता भाजपा नहीं होती, कविता सपा बसपा नहीं होती। कविताएं संस्कृति होती हैं, संस्कार होती हैं, परंपराएं होती हैं, नीति होती हैं, सिद्धांत होती हैं। वो किसी दल की बंधी हुई खैरात नहीं होती। इसलिए दलगत होकर तो सुनना ही मत, बिल्कुल भी। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जात। हजूर अब बैठो, किसका फोटो ले रहे हो? अब इस उम्र में क्या करोगे? बैठ जाओ, ये बैठ आओ, आप आज के आ जाओ। अरे मनोज जी कितने बढ़िया गीत गाते हो, सोने का व्यापार करते हो और चांदी के गीत, वाह, गीतों की ज्वेलरी। आ जाओ, और ले लो, कुर्सी ले लो। मैं इसलिए इन्हें पीछे से आगे बिठा रहा हूं, ये पीछे मेरी बुराई ना करें, वरना ये कह सकते हैं इससे अच्छे तो हम ही जम रहे थे। सबने सचमुच बहुत अच्छा पढ़ा, मैं सबको बधाई देता हूं। और जो लोग क्या पिला रहे हैं, पानी की चाय? अगर चाय वाले हो तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि चाय वाले से जिसने कुछ कहा वो फिर कुछ कहने के लायक नहीं रहा। बैठ जाए आराम से सब। चाय वाले से मैं कुछ नहीं कहता, चाय पिला रहा होता तो मैं चुप रहता, बोलता ही नहीं। जो मंच पे आया था मैंने उससे कुछ कहा क्या? मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं, आप लोग इतने अच्छे हैं कि मैं भावुक होके भूल गया। देखिए मैं इतना बड़ा कवि सचमुच नहीं हूं जितना बताया जा रहा हूं। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं हिंदी का विद्यार्थी कभी नहीं रहा। मैंने कानून पढ़ा और 40 साल कानून पढ़ाया। टीचर रहो तो बच्चे जो जज बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, भले ही वो हम उस क्लास में गए हो नहीं गए हो, भले उसने हमारी एक भी क्लास की हो नहीं की हो, हम उसे अपना विद्यार्थी घोषित करने में गर्व महसूस करते हैं। अब वो कहने तो आएगा नहीं कि ये तो पढ़ाता ही नहीं था, ये तो कब सम्मेलनों में घूमता रहता था।
सुनिए बस, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर बढ़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले में कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले में कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार। मैं आपको 2 कविताएं सुनाऊंगा, छोटी छोटी, 6-6, 7-7 मिनट की या 8-8 मिनट की, समझ लीजिए। आचार्य जी 20 मिनट में आएंगे, तब तक मेरी ये दोनों कविता खत्म हो जाएंगी और तब तक फिर मेरा गला खुल जाएगा। मैं उसके बाद फिर आपको 2 घंटे कविताएं सुनाऊंगा। ऐसे ही थोड़ा ये मुझे बुला करके आपको कष्ट ना हो, ये थोड़ा हो सकता है। आदरणीय प्लीज, श्रद्धे आर्यपुत्र नीलमणि, प्लीज वापस अपनी कुर्सी पकड़ो, वहीं जाओ जहां कुर्सी है आपकी। ये संसद नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा, संभव नहीं है। अब उठना मत। हरिओम पवार माइक पर और आपके उठने की हिम्मत। अखिलेश यादव की सरकार होती तो आपको यश भारती मिलती इस बहादुरी पर कि आप बड़े बहादुर व्यक्ति हैं, हरिओम पवार से भी नहीं डरे, उसके आगे भी उठ के चल दिए। अब मत उठना, कोई भी उठना नहीं, कोई भी। सुनिए मन से, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। आप किसकी तलाश में घूम रहे हैं? वो नहीं आई आज, बैठ जाओ। देखो सचमुच कोई उठना मत। मैं पहली बार आपके बीच आया हूं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने हो सकता है मुझे पहले सुना ही ना हो, नाम सुन रखा होगा बस। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो बैठ गई। और जो बिठानी हो मुझे बता देना, मैं सुपारी भी लेता हूं कभी कभी, पर इसकी नहीं ले सकता क्योंकि इसे कौन उठाएगा। सुनिए मन से, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इनका प्रभाव आप पे से कम हो जाए। और मुझे लगा अभी कम नहीं हुआ तो पूरा नष्ट करूंगा, क्योंकि मैं किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाता। सुनिए मन से, सुनिए। अब ये घूम रहे हैं, वाह वाह वाह। एक चुटकुला सुना मैंने एक हास्यरस के कवि से कि एक फोटोग्राफर के पास गया कोई आदमी और जाके जल्दी जल्दी में बोला, भाई ऐसा फोटो खींच दे कि जिसमें जूते भी आ जाए सर भी आ जाए। फोटोग्राफर हापुड़ का था, उसने कहा जूते निकाल के सर पे रख ले, दोनों आ जाएंगे। वाह 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 वाह। मेरठ जिले का, तो मेरठ जिला ही था ये पहले। तेरा जन्म तो मेरठ जिले में ही, क्या अब हापुड़ भी मेरठ ही है। बैठ जाएं श्याम मोहन जी, आप किन की तलाश में? मेरा कोट दे देना वापस। ये नेता है क्या भरोसा। अब सीमा मस्तक ना, वॉल्यूम कम मत करो भाई, कहां से इसका कम मत करो भैया, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, जहां था वहीं छोड़ दो, बहुत हल्की को डालना बस। अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून। मुझे ध्यान से सुनना साहब, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूं, कम से कम इसकी तरह तो नहीं। ऐसे नहीं। विजय लक्ष्मी बहन जी, जब मैंने LLD की थी तो इसने मुझे फोन करके पूछा कि भाई साहब क्या किया। मैंने कहा मैंने LLD की है, कानून में थोड़ा LLM के बाद की एक डिग्री होती है। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे। तो मैं समझ गया इसने एक बार बिहार में टॉप किया होगा। बैठ जाए आदरणीय, बस मैं आपको शांति से बैठा रहा हूं। फिर सुनो। अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है,
कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की ताकत का उद्बोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की हिम्मत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की हिम्मत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला। 4 लाइन पर मन मांगता हूँ पूरे सदन का, मुझसे जुड़ जाओगे फिर मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण। सल्यूट करता हूं सारी सदन को। मैं अभिभूत था पहले से, जब से पहला कवि यहां कविता सुना रहा था, और मैं दिल की एक बात और कहता हूं, बिना कहे जाऊंगा तो बोझ रहेगा मुझ पर। जिस मन से आपने कविताएं सुनी और विकास त्यागी ने यह आयोजन किया है और एक समृद्ध और प्रबुद्ध समाज आया है। मैं 35 साल लाल किले गया हूं कविताएं सुनाने, 35 साल, लेकिन मैं 35 साल के 35 कवि सम्मेलन, कड़कड़ी महोत्सव के एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। अद्भुत प्रयोग है। प्रभु तुमको बहुत बहुत शब्द शक्ति दे विकास। तुमने एक जंगल में मंगल इसे कहते हैं। आदरणीय छोटे बच्चों को तो दौड़ने दो, वरना अगले ओलंपिक में फिर हारेंगे। मलय समीरा मौसम मादम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूज। श्रद्धेय अशोक मैत्रेय जी बैठे हैं, मैं उनके चरणों में रखता हूं अपना पूरा कविता पाठ। अब मन से सुनिएगा। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चेहरों पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, किसी दल से कोई संबंध नहीं है, और इससे बड़ी बात यह है कि किसी राजनीतिक दल में भी हिम्मत नहीं है कि मुझसे संबंध रखे। जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने महसूस किया है वो गा रहा हूं, सुनिएगा। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, ये दर्द है कवि का। और अगली पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां उठाना। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत जिंदा भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी से जोश मांगता हूं अगली पंक्ति पर, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तोड़ दिखाई देते हैं, मौसम बदला बदले तेवर तोड़ दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, घुटनों पर पिंडी और लाहौर। हालात क्या थे? शुद्ध कविता सुनो। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनों के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनों के आगे। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, स्थिति है कम से कम 10 साल की तो यही है। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। भारत अमेरिका से अनुरोध करता था कि पाकिस्तान को समझाओ हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे, यह भाषा बोलता था भारत। आज भारत की भाषा बदली है, आओ और हमारे माध्यम से जन्नत जाओ।
वाह पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। वाह अगर साहब मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर खड़ा नहीं किया तो मैं काहे का हरिओम पवार? इतनी देर ये बैठे हैं, हरिओम पवार बैठे हैं, महान कवि, पर मेरी उम्र ही तो ज्यादा है इनसे, और कुछ नहीं है। कविता तो मुझ पर इनसे ज्यादा नहीं आती, मुझ पर इनसे जमना ज्यादा आता है बस। हाँ जी, आप अभी आए, मैं पहला कवि हूं, पहला कवि, और 11 कवि हैं। आप ये सोच के आए होंगे देर से चलता हूं, सुनने से बच जाऊंगा। सुनिए मन से। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जो भी आतंकी कोई मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है, भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है, भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे, हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान नहीं, कोयल के घर कौवों का अरमान नहीं चलने देंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान नहीं चलने देंगे, कोयल के घर कौवों का। और बहुत जोश में आना साहब, मैंने बहुत जोश में 2 लाइन लिखी हैं। हम घाटी में आतंकी अभियान नहीं चलने देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान नहीं चलने देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। मैं खड़े नहीं कर पाया, मैं असफल रहा। कोशिश करता हूं और मैं जीवन में असफल बहुत मामलों में रहूं। आदरणीय क्या हुआ, मैंने ऐसे खड़े होने के लिए थोड़ा ही कहा था। आ जाओ वापस, हे आर्य पुत्र वापस आओ। त्यागी जी हो ना, त्यागी जी खतौली से आए। खतौली के त्यागियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है क्या? वहां का त्यागी समाज क्यों नहीं कराता है कब सम्मेलन? पैसे खड़खड़ी वालों के खर्च कराओगे और सुनने आ पाओगे? सुनिए साहब, कोशिश करता हूं कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊं। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो बुलडोजर की भाषा में। सफल हो गया, तो पानी पिला। देखो भाई, ये नारा अब बंद करो। अब नारा ये बहुत बहुत लग लिया देश में। अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अरे भारत माता की जय हो गई यार, माता पे कष्ट देते रहोगे क्या? अब हम दुनिया के बाप हैं। मैं सिद्ध करता हूं इस कविता में, अभी सिद्ध करता हूं। मैं बीच में पानी पीऊं तो माफी चाहता हूं। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया था बहुत लंबा, तो जो मेरठ के मेरे एलोपैथी डॉक्टर दोस्त थे, उन्होंने अपनी दवाइयाँ खिलाई। अच्छा, मैं बाबा रामदेव के पास भी उठता बैठता हूँ। बाबा रामदेव ने कहा मेरी दवाई खाना, इन डॉक्टरों की खाएगा तो मर जाएगा। और डॉक्टरों ने ये कहा तू बाबा रामदेव की खाएगा तो मर जाएगा। मैं बचा जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। वाह, मत खाओ दवाइयाँ। मैं 3 महीने अस्पताल का अनुभव बता रहा हूँ आपको। दुनिया की
90% बीमारियों को भूख खाती है। भूख बीमारी खाती है, कोई भी अनुभव करके देख लो। इसीलिए हमारी संस्कृति में उपवास की परंपरा थी। हम भूल गए, अब तो हम पिज्जा खाते हैं, जना क्या क्या खाते हैं, घर की रोटी नहीं खाते, बाहर का सब कुछ खाते हैं। ये संस्कृति है क्या? इस संस्कृति को बचाना चाहते हो? संस्कृति बचानी है तो संस्कार बचाओ, संस्कार बचाने हैं तो संवेदनशीलता बचाओ। संवेदनशीलता ही संस्कारों को जन्म देती है। एक मिनट की कहानी सुनाता हूं। 1 मिनट की। क्या है संवेदनशीलता? कहां से आती है कविता? ये एहसास कहां से जगते हैं? एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा ही करती हैं। खास बात यह कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान में आई और कहा, इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। एक गरीब के दिल की ये संवेदनशीलता कि उसकी मालकिन की बेटी को अच्छी साड़ी मिलना चाहिए, ये संवेदनशीलता ही संस्कारों को जन्म देती है और कविता को जन्म देती है। सुनिए, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे, सुदेश यहाँ आओ, यहीं आओ। अच्छा, मेरी कविता के बीच में तुम मोबाइल सुनोगे? नई नई शादी के ये माने होते हैं क्या? इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तू गुलामी करेगा क्या? है? और किसका है? इस समय कौन फोन करता है तुझे? बता के नहीं आया था क्या? धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैं नहीं जानता पसंद करोगे या नहीं करोगे। पसंद करो तो इतनी करना जितनी अब तक आपने तालियां बजाई हैं, उससे ज्यादा तालियां हो, ताकि मुझे लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। जब मैंने पंक्ति लिखी, मैं 3 दिन भूखा बैठा रहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने गलत लिख दिया। फिर मैंने सोचा ये मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं बोला तो इतनी तालियां बजाना जितनी अब तक नहीं बजी, और आपको लगे नहीं साहब ये तो गलत बोला है आपने, तो चुप रह जाना। मैं वचन देता हूं इस मंच पर विकास के सामने, कल से इस लाइन को कविता से निकाल दूंगा, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपको लगे ये तो कहने का वक्त है, कहना ही चाहिए, तो पूरा सदन मेरा समर्थन करे, ताकि मैं आज से डरना बंद कर दूं। मैं इस खड़खड़ी महोत्सव के बाद डरूंगा नहीं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने। वाह वाह, अरे वाह, सैल्यूट, वाह, अरे वाह वाह, दो ए कमाल, बापू गांधी बनना छोड़ दिया, वाह, ये होती है, वाह। मैं बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं लिखता साहब, मैं भाजपा वाला नहीं हूं, विश्वास कीजिए। ये मेरा नारा किसी से प्रभावित होकर नहीं। मैं जब रिटायर हो गया यूनिवर्सिटी, तो मैंने भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ डाले सारे। जो तथ्य मेरे सामने आया, मैं आज तक शर्मसार हूं कि ये मांग इन देशभक्त भाजपाइयों ने आज तक क्यों नहीं उठाई। जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी, 33 करोड़ जनसंख्या थी, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे, 1/3 वो थे, तो उन्होंने 1/3 जमीन ले ली, 2 पाकिस्तान बनाकर, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बाद में बना। 1/3 जमीन बांट ली, क्योंकि वो संख्या में 1/3 थे।
फिर 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन कहां है? ये सवाल वाजिब। उन 3 करोड़ के हिस्से की जमीन वापस लो, या वो 3 करोड़ और उनके जितने हो गए वो। आपकी जमीन है, वो बांटी है आपने। और रोना तो इस बात का है, उत्तर प्रदेश वालों मुझे माफ करना, मैं बहुत गुस्से में बोलता हूं ये बात, जिन लोगों ने ये वोट किया कि बंटना चाहिए, वो तो गए ही नहीं। गए बेचारे वो जिनका हिस्सा वहां आ गया, जो जाना नहीं चाहते थे। इसलिए ये युद्ध कभी नहीं रुकेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश कभी दोस्त नहीं बनेंगे। एक की तरह बन सकते हैं, जो मैं गा रहा हूं सुन लीजिए। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। वाह वाह। कान के मोबाइल लगा लिया, किसी का नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा मोबाइल, तो काय बहाना बनाते हो भाई? अच्छा, इस समय मोबाइल आ किसका रहा है, जुगाड़ वाले का कि उधार वाले का? हद हो गई यार। अगर तुम मेरे लिए नहीं बैठ सकते तो किसके लिए बैठोगे भाई? नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। और दाद देना, जोश में दाद देना, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के। वाह वाह। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी ने कहा मोदी जी ने रोका क्यों? मगर मोदी जी की आदत है, बस लगाते हैं फिर छोड़ देते। आदत का असर है उनमें। अगर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया होता, क्या पाकिस्तान बचा होता? नहीं बचा होता। नहीं पहुंची, पहुंच गई। देखो जी, मैं बहुत प्यारा कवि, ताली बजा करके बताओ अगर। मैं उनका बहुत प्यारा कवि हूँ, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा। बहुत प्यारा कवि हूँ। उनका अगली कविता बताऊंगा कितना प्यारा हूँ या कितना प्यारा रह गया हूँ। मैं 29 साल चीखा था 370 हटवाने के लिए। 29 साल मैंने दुनिया में चीख चीख के कविता सुनाई कि 370 हटना चाहिए, और ये काम 29 साल बाद हुआ। 29 साल बाद। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश घटेगा लगता था। जब रावलपिंडी सोई खामोश दिखाई देती थी, जब सोई रावलपिंडी खामोश दिखाई देती थी, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती थी, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखा। अंतिम छंद और सुन लीजिए, फिर मैं एक कविता और सुनाऊंगा। आचार्य श्रद्धे आ जाएंगे तो भी मैं वही कविता सुनाऊंगा, और मैं उस कविता को नहीं सुनाऊंगा तो मैं रात को आज जाके सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो कविता वही है। ये तो आइए, स्वागत है आपका। आप समय से आए हैं, हमने जल्दी कब सम्मेलन शुरू कर दिया था। बैठ जाओ भैया। देखो, अंतिम छंद सुनाता हूं, उससे पहले एक आधी मिनट की कहानी सुनो। आधी मिनट की एक और चले आ रहे हैं। आओ आर्यपुत्र, भीम का रोल आपको देंगे। विकास त्यागी नहीं कर पाएंगे वो। बाप बेटी जा रहे थे एक रास्ते में, ज्ञान सुनना। क्या है हमारे संस्कार, क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारे भरोसे, क्या है हमारी परंपरा, आप सिखाइए।
दुष्यंत जिस कुल में पैदा होते हैं, हम सारा कवि समाज गर्व करता है कि हमारे कुल में एक ऐसा सूर्य हुआ जिसकी प्रकाश से हम सब अपने पाप भी छुपा सकते हैं, पाप भी छुपा सकते हैं। बाप बेटी जा रहे थे एक रास्ते में, बाढ़ का पानी मिल गया, दोनों घबरा गए, डर गए, कैसे निकलेंगे, बाढ़ का तेज पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा, बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी बाजू पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी से निकल जाएंगे। बेटी ने छूटते ही कहा, नहीं पापा, मैं नहीं पकड़ूंगी आपका बाजू, आप मेरा बाजू पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा या तुमने मेरा बाजू पकड़ा, बेटी क्या फर्क पड़ता है। क्या होते हैं संस्कार, क्या होते हैं भरोसे, समझ जाओ तो जी भरकर तालियां उठाना। पिता ने कहा, बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में छोड़ नहीं सकता। अंतिम छंद सुनाता हूं आपको। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। रोज धमकी आती है, एक तो मिनिस्टर उनका बोलता है हमारे पास पाव पाव के एटम बम है, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पता चल गया कि उसके पास कुछ है ही नहीं, बस अमेरिका की कुछ मिसाइल रखी हैं, वहां तक हमारी ब्रह्मोस पहुंच गई, इसलिए हम पे टैरिफ लगा है, और कोई कारण नहीं है। उसे लगा भारत तो इतना ताकतवर हो गया, अब वो टैरिफ से कमजोर कर लेगा हमको। 140 करोड़ जनसंख्या ने अगर अमेरिका के बने हुए मोबाइल भी फेंक दिए ना, तो उस मुल्क का दिवाला निकल जाएगा। भारत कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। हम अंतिम छंद बहुत मन से सुनना, साइकोलॉजी का छंद, अगली दो पंक्तियां सुनना। श्रद्धेय मैत्री साहब को सुनाता हूं मैं। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो, केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं बस जोश में साथ देना। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। पर्वत को बाजू में तोलो शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो। वाह वाह वाह। बैठे रहिए, मैं एक कविता और सुना देता हूं आपको 7-8 मिनट की, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं एक नई कविता इन दिनों लिख रहा हूं, पूरी भी नहीं है, लेकिन मेरा मन है इतने अच्छे लोगों में उसको पढ़ लेना चाहिए। एक तो हूट होने का खतरा नहीं है, और यह है कि आप लोग जितना सराह सकते हैं उतना मेरठ के लोग सराहेंगे नहीं जी। हाँ, वो तो हमें मालूम है, आचार्य जी आ रहे हैं। देवेश जी बैठ जाओ। हाँ, देखिए, अगर आचार्य जी पहुंच रहे हैं तो मैं उनके आने पे उस नई कविता को सुनाऊं। ना ना ना, अभी नहीं आ रही है। अच्छा ये बताओ, आ भी रहे हैं क्या? मुझे उन्होंने फोन पे कहा था तो मैं मान लेता हूँ। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आप उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक नई कविता जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, इतना टाइम तो है, 10 मिनट तो रुके। बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ो। अगर हम ये तभी इंतजार करते तो मेरी ये कविता भी रह जाती।
सुनिए मन से, मैं एक कविता और सुन, आपको बोर तो नहीं हो रहे ना साहब? अच्छा, ऐसे कोई है जो ताली चाहते बजा हैं के कि मैं बताओ। आगे ना सुनाऊं? कोई है ऐसे, कोई व्यक्ति हाथ उठाएंगे जो चाहते हो कि यार बहुत सुना लिया, मत सुना? ऐसा कोई नहीं? चलिए तो फिर एक बार जोरदार तालियां बजाइए सब मिलकर। विकास, तुम्हारे लिए मैं जितना भी बोलूं कम रहेगा। मैं सच दिल से, मैंने अभी कुछ दिन, शायद 1 साल भी नहीं हुआ, इस बच्चे 6 महीने पहले इस बच्चे को पहली बार सुना, और मैं इसके घर में कह के जा रहा हूँ, इसके लोगों के बीच कह के जा रहा हूँ। अभी कम से उम्र इसकी अभी 6-7 फीट का है। हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा। मैं दुआएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके कुल का ये दीपक ऐसा ही सूरज बने जैसे हमारे दुष्यंत जी थे। और मुझे प्रकाश वीर शास्त्री, आपने नाम सुना होगा, हमारे कितने ओजस्वी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के 75 साल के लोकतंत्र का कोई सर्वश्रेष्ठ वक्ता है तो वह है प्रकाश वीर शास्त्री। और उनकी बिटिया यहाँ बैठी हैं और उनके दामाद भी यहाँ एक बार बैठे हुए हैं। जोरदार एक बार तालियों उनके से- सम्मान में ये सदन बहुत जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करे। हम आभारी हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए, और जितने भी लोग आए हैं, आस पास से आए हैं, वो सब एक अपने अपने में संस्थान है। वो सब संस्थान अपने अपने यहाँ जाकर के इन संस्कारों का प्रचार प्रसार करेंगे तो सारा समाज ही ठीक होगा। एक कविता मैं सुनाता हूँ, सुनिए। इसलिए मैंने कविता लिखी, आप किसी राजा को प्यार करते हो, मैं भी करता हूँ मोदी जी को, तो अपनी शिकायत तो करोगे कि नहीं करोगे? भैया आप ये काम और कर दो, ये काम, मैंने 307 हटवाने के लिए कहा, उन्होंने कहा हटवा दी मैंने। पहली बार मुझे मिले, बोला अब क्या करोगे? मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ कविता लिखूंगा। बोले मैं मौका ही नहीं दूंगा। मैंने कहा तो नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मौका नहीं दोगे तो। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा मौका तो नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी शिकायतें हैं, जो अपने राजा से शिकायत करने का जनता का अधिकार है, मैं उनकी शिकायतों की छोटी सी एक कविता सुनाता हूं, सुनिए। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, मैंने अभी लिखी है नहीं, 2 जगह पढ़ी है, बस आपके यहां पढ़ रहा हूं। भाई मोबाइल सुन रहे हो क्या? आ गए? तो फिर किसका फोन आ रहा है? अब आपको पता चला मेरी जन्म कुंडली में कितने विघ्न हैं। मेरी शादी हो सकती थी क्या? जो मेरे सबसे करीब बैठा है, मैंने जिसकी अभी अभी तारीफ की है, जबकि मैंने ये तारीफ करना पहले से इससे तय कर लिया था, और इसने मुझसे पैसे देके तारीफ कराई है, वो ही नहीं सुन रहा। अब जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता, मैं अपने पड़ोसी को नहीं रोक पाया था, आपको क्या रोकूं? सुनिए सुनिए। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, और समझ जाओ तो समझ जाना, नहीं समझो तो मत समझना, समझो तो हंस पड़ना। बस ये कविता की लाइन नहीं है, मैंने आज ऐसे ही सोच ली तो मैं पढ़ रहा हूं। आप अगर समझ जाएंगे मैं कहां बोल रहा हूं तो मेरी कविता ठीक से आप तक पहुंचेगी। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, या हाइड्रोजन बम भी नहीं फोड़ता मैं। नहीं समझे? आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहकाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, दोनों मिलकर के मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं फुटपाथों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं,
और एक पंक्ति पर प्यार मांगता हूं, पूरे सदन का समझ जाओ तो। मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। मैंने एक लाइन लिख दी थी एक कविता में, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर बैठा रखा है। मेरे पीछे पड़ गए हिंदुस्तान के सारे साहित्यकार, हरिओम पंवार पक्षपात करते हो, हरिओम पंवार ओढ़ लेते हो, हरिओम पंवार नाम का समर्थन करते हो, पद्मश्री चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या। मैंने कहा मैंने मोदी जी के आने से 10 साल पहले घोषणा कर दी थी कि हिंदुस्तान की किसी भी सरकार का कोई भी पुरस्कार मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी पुरस्कार कभी स्वीकार नहीं, कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने 14 में पार्लियामेंट जाने का टिकट फेंक दिया था, टिकट वापस फेंक दिया था। बाबा रामदेव झूठ बोल के ले आए कि मैं मना लूंगा उसको, आज तक मेरे पे गुस्सा उतारते हैं कि मेरे कहने से तू एमपी नहीं बना। मैंने कहा फिर मैं एमपी बन जाता फिर क्या हो जाता, बोले तू एमपी बन जाता फिर मिनिस्टर बन जाता। मैंने कहा फिर क्या हो जाता, एमपी भी हजारों, मिनिस्टर भी सैकड़ों, हरिओम पंवार तो हिंदुस्तान में एक। वाह वाह। एक सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के दरबारों से, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है, लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसका तेवर उसकी भाषा की परिभाषा होती है। मैं वो काम बताता हूँ जो करने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने। मांग है मेरी एक एक लाइन में एक एक मांग। आपको ठीक लगे कि ये कवि जनता की मांग उठा रहा है, किसी दल से इसका कुछ लेना देना है नहीं, हो भी नहीं सकता, तो मेरा समर्थन करना। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह, ये संसद वालों की बिजली है क्या? ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली में ऐसा क्या हुआ, फिर भी आ गई। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। शिकायत कर रहा हूं, नहीं शिकायत नहीं कर रहा, मांग कर रहा हूं अपने राजा से, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। वाह, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद करे। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। और मैं गांव में पैदा हुआ हूं, झोपड़ी में, वहां की एक समस्या, कभी कभी गांव जाता हूं तो वहां से समस्या सुन के आया हूं। मेरठ में नहीं है, यहां भी नहीं होगी शहर में, लेकिन अगर आपको लगे गांव में ये समस्या भी है तो मेरा जी भर के समर्थन करना, ये काम तो मैं कराऊंगा। सब जो गा रहा हूं सब करने पड़ेंगे। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। शौचालय, तालियां उठे साहब अगर मैं ठीक बोल रहा हूं। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान
का स्वर दे दो। 11 साल से एक छाला है जो दिल में रिश्ता है। मोदी जी जब भी मिले मैंने कहा ये क्यों नहीं, जवाब नहीं है उनके पास। आपको लगे सबके दिल में है ये सवाल और होना चाहिए पूरा, तो मेरा समर्थन जी भर के करना तो ये भी पड़ेगा। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कोई घाटी में आतंक, अब भी कोई घाटी में अलगावों का स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है, कोई संसद के विधान को चौराहों पर फाड़ गया, कोई संविधान का कातिल रक्षा भाषण झाड़ गया, कोई संविधान का कातिल रक्षा भाषण झाड़ गया, कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई झांगुर धर्मांतरण का जाल बिछा कर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी मरहम लेकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूं, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में, कोई रामचरितमानस पर पावनता पर थूक गया। 2 लाइन फिर प्यार मांगती हैं, आपको लगे कि आपके दिल में ये दर्द है। कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। पंचाली के चीर हरण ने रावण कुल को मिटा दिया, पंचाली के चीर हरण ने, पंचाली के चीर हरण ने कौरव कुल को मिटा दिया, सीता के वनवास हरण ने रावण कुल को मिटा दिया, सीता के वनवास हरण ने रावण कुल को मिटा दिया। चाणक्य की शिखा खुली तो नंदवंश कट जाता है, क्रूर को अहंकार में चूर हुआ तो क्रूर कंस मिट जाता है, अहंकार में चूर। और जो लाइन 2 लिखनी थी, अहंकार में चूर हुआ तो कृष्ण कंस क्रूर कंस मिट जाता है। अत्याचारों के आंसू जब शोलों में ढल जाते हैं, ये हुआ लंका में, ये हुआ नेपाल में, लद्दाख में हो नहीं सकता था क्योंकि भारत का वो कल्चर नहीं है। अत्याचारों के आंसू जब शोलों में ढल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राजमुकुट जल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राजमुकुट जल जाते हैं। जिस मौसम में घर की बेटी घर के बाहर डरती है, अत्याचारी मान लुटा करके अत्याचारों के हाथों, मान लुटा करके वो पापी के हाथों से मरती है। कलम सत्य की शक्ति पीठ है, राजधर्म पर बोलेगी, दरबारों की जन्म कुंडली चौराहों पर खोलेगी। युवा खून बापू गांधी के पद से हट भी सकता है, चीरहरण का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है, चीरहरण का दोषी चौराहों पर कट भी सकता है। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली। और कुछ नई समस्याएं उठा रहा हूं, बिल्कुल नई, जो कभी आपने किसी कविता में कवि से सुनी नहीं होगी। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। आए वाह, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, तुम्हारे बाप का पैसा है ये, जनता के टैक्स का पैसा है और तुम बांटते हो वोट खरीदने के लिए। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। अपनी अपनी कंगाली को ताली देना बंद करो, अपनी अपनी कंगाली को गाली देना बंद करो। टाटा बिड़ला अंबानी को गाली देना बंद करो, टाटा बिड़ला कृषक की जो निधि है ये अखबारों में छप जाती है। 2000 मिलते हैं ना,
साहब मैंने एक बड़े सेक्रेटरी से पूछ लिया कि इतना खर्चा 20,000 करोड़, बोले हमारा खर्चा ही नहीं है, खर्चा ही नहीं है। और जो उसने जवाब दिया मैं सुन के हिल गया, डर गया। क्या कर रही है सरकार ये? अगली पंक्ति सुनना है। कृषक की बटने वाली पेपर में छप जाती है, सुनते हैं 24 घंटों में ठेकों पर खप जाती है, सुनते हैं 24 घंटों में ठेकों पर खप जाती है। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। आहा, असली भ्रष्टाचार की जड़ है राजनीति में सांसद और विधायक के मिलने वाले 5 करोड़, 5 करोड़। उसे बंद कर दो, टिकट मांगने वाले नहीं मिलेंगे। 4 लाइन सुनना साहब। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये सब सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी पैसों की बंदर बाट मचा रखी है, बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी। अंतिम छंद पढ़ता हूं साहब, और तब तक आचार्य श्रद्धे आ जाएंगे, फिर हम सम्मान भी करेंगे और उनका उद्बोधन भी सुनेंगे। और वो गाते बहुत अच्छा और कविता बहुत अच्छी सुनाते हैं। मैं इसलिए पहले पहले पढ़ ले रहा हूँ क्योंकि उनके बाद मुझे आप नहीं सुनते। हाँ, सुनिए मुझे आगे। तो अंतिम छंद तो पढ़ लो। पढ़ना बिल्कुल सामने। अंतिम छंद हमारे श्रद्धे, आप एक बार सब लोग खड़े होकर स्वागत कीजिए हमारे श्रद्धे श्रद्धे प्रमोद कृष्णन जी, हमारे श्रद्धे हमारे बीच हैं। सब बैठ जाएं, उनके आशीष मिलेंगे। और गढ़ का ये आज तक पिछले 35 साल से ये समस्या है, गढ़ गंगा पे कोई उत्सव हो और यहां जाम ना लगे, ये सब सरकारों को पता है। और पिछले 45 साल से जाम लग रहा है। मैं तो जब जब फंसा, लंबा फंसा, आज श्रद्धे आचार्य जी फंसे, तो साहब सीएम साहब से कहना कुछ करें कुछ करें। मैं 2 छंद, आखिरी छंद और 1 छंद सांसद वाला, ये मेरी बात पहुंच जाएगी आगे पीछे सब। पूज्यवार, इतना अच्छा, इतना श्रेष्ठ समारोह हुआ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ग्रामीण अंचल में ये आपके पुण्य, ये आपकी प्रतिभा, ये आपके आशीषों का फल है कि ग्रामीण अंचल में पूरा खचाखच भरा पंडाल और सब कवियों ने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। अब मुझे नहीं पता आप जाम में फंसे या मुझे सुनना नहीं चाहते थे। अच्छा, कई बार दिल्ली में मंत्री होते, उन्हें पता होता है मैं आ रहा हूं तो नहीं आते, बोले इसे कौन सुनेगा। अंतिम 2 छंद में सुना देता हूँ, एक ये विधायक वाला अंतिम और एक अंतिम बस सुनिएगा। मैंने एक लंबी कविता सुनाई, अपनी शिकायतें अपने राजा से। मैं बहुत प्यार करता हूँ मोदी जी को, तो अपनी शिकायतें मेरा करने का हक है, तो मैंने शिकायतें की। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। आप ताली ऐसे बजाना, डरना मत। वो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा की सरकार नहीं है। नहीं है। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदर बांट मचा रखी है, सब सरकारी पैसों की बंदर बांट मचा रखी है, सब सर। अंतिम छंद में पढ़ देता हूं बस। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा। अंतिम 4 लाइन से समाप्त करता हूं। पूज्य श्रद्धे के चरणों में रखता हूं पंक्तियां, और वो उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम चलेंगे, आपको सबसे बड़ा प्रसाद, आज का सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा गुरुमंत्र और सबसे बड़ा संस्कार का एक पाठ हमारे श्रद्धे के हाथों मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनेंगे। सुनिए। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरहबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप ले ये किसके हैं?
न्यायमूर्ति के घर में जो नोट चले ये किसके हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत